हेलो चैंपियंस। सैलरी अच्छे से कर ली आप लोगों ने और पीछे के टॉपिक भी कोई भी मिस नहीं करेंगे। और कोई भी वीडियो आपको अगर लगता है कि वो टॉपिक आपके पास आपने अच्छे से कर रखा है, कमांड में है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन उसे स्किप नहीं करना। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और वो स्कोर कर जाए, तो इसलिए स्किप करना नहीं है, सारे वीडियोस देखने हैं पीछे के। और आज हम शुरू कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसे छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो छोटा टॉपिक, लेकिन एग्जाम में उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस मैंने रखे हैं 17 एग्जाम्पल। तो 17 तो एग्जाम्पल हैं, 17 नहीं, ज्यादा 18 एग्जाम्पल है। फुल फ्लेज्ड एग्जाम्पल भी है, कुछ टॉपिक वाइज एग्जाम्पल भी है। इसके बाद डिडक्शंस के वो सेक्शन जो हाउस प्रॉपर्टी के साथ ज्यादा कोरिलेट हो सकता है, वो यहां है 80GG और 80EE और EE। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। 5 ये क्वेश्चन हो गए, तो मेरे ख्याल से 18 और 5 23 क्वेश्चन काफी होंगे हाउस प्रॉपर्टी में कमांड पाने के लिए। शुरू करता हूं मैं। 22 से 27 ये है हमारे पास सेक्शंस, जिसमें आपको 22 नंबर अगर नहीं भी याद किया आपने, एनुअल वैल्यू की परिभाषा, डिडक्शन, खर्चे नॉट अलाउड, इसमें एक ही है, इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे करते हैं विदाउट टीडीएस, रिकवरी ऑफ अरियर्स और अनरियलाइज रेंट, ओनर और डीम्ड। तो गिने चुने सेक्शन है जिसमें आप याद कर ही लो तो अच्छा है, क्या पता कहां रेफरेंस में यूज करना पड़ जाए। सेक्शन 22 जो कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू का मतलब है जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स नेट एनुअल वैल्यू में 24 के स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करके जो बचेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन ये हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के लिए मकान का ओनर होना जरूरी है। ओनर इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, फर्म, कंपनी, एलएलपी, एओपी, बीवाई, और डीम्ड ओनर में भी ये कंसेप्ट लागू होगा। डीम्ड ओनर सेक्शन 27 जो हमने क्लबिंग के साथ थोड़ा सा समझा था, इस चैप्टर में पूरा समझेंगे। याद रखिएगा, ये मकान जिसकी इनकम निकालनी है, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, किसी भी टाइप का मकान हो, वो इसमें शामिल होता है। और उसके साथ जो जुड़ी हुई जमीन है वो भी हाउस प्रॉपर्टी के परिभाषा में आती है। खाली जमीन नहीं, लेकिन जुड़ी हुई जमीन हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगा। सेक्शन 22 का अगर ऑपरेशन करें तो ये निकल के आता है रिजल्ट की एसएससी, अगर ओनर या डीम्ड ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का और वो उन्होंने किराए पर दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी को, तो किराए पर देने पर वो किसी भी पर्पज से किराए पर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन अगर ऑक्यूपाई कर रखा है एसएससी ने खुद अपने रेजिडेंस के लिए, या खाली रखा है या बिजनेस प्रोफेशन के लिए, तो ये दोनों तो इसी चैप्टर में डिस्कशन का पार्ट बनेगा, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। लेकिन जो ओन बिजनेस प्रोफेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने मकान को ओन बिजनेस प्रोफेशन में यूज करते हो तो उसे इस चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में इसका कोई रोल नहीं है। पीजीबीपी चैप्टर में इसको यूज किया जाता है और इसके खर्चे P&L अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। खाली जमीन का किराया आईएफओएस, अगर सबलेटिंग से रेंट आ रहा है तो वो भी आईएफओएस माना जाएगा, क्योंकि ओनर के लिए या डीम्ड ओनर के लिए ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाली जाती है। सेक्शन 23 बताता है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में दो टर्म है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो हम सीखेंगे, सेक्शन 23 में ही बताया जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में जब हम हाउस टैक्स, जिसे आप म्युनिसिपल टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, लोकल टैक्स बोल सकते हैं, अगर वो 4 शर्तों को पूरा कर दे, लेवी, लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, इट इज पेड एंड पेड बाय ओनर,
मतलब लेविड बाई दो, चार शर्त को दो कंडीशन, दो शर्त में बांट लेता हूं मैं। लेविड बाई लोकल अथॉरिटी, पेड बाई ओनर। लेवी किसने किया हो? लोकल अथॉरिटी ने। पे किसने किया हो? ओनर ने। दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं तो म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा। म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड वाटर टैक्स, सीवर टैक्स और इससे रिलेटेड सिमिलर टैक्स जो लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन लगाए, वो यहां लेस होता है। जैसे यहां पर देखिए 24-25 के वर्ष में जीएवी गिवन है, जो हम सीखेंगे थोड़ी देर में। यहां पर हाउस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने लेवी किया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड टू डिडक्ट। तो जो जीएवी है वही नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा। ये क्यों नहीं घटाती 6,000 रुपए? पेड तो किया ओनर ने, क्योंकि ये लेवी किया है किसने? लोकल अथॉरिटी ने नहीं लेवी किया है, राज्य सरकार ने लेवी किया है। तो आपको दोनों शर्तें देखनी पड़ेगी, या तो इसे 4 कंडीशन में बांट लो या 2 कंडीशन में, लेवी बाय लोकल अथॉरिटी और पेड बाय ओनर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3 अलग अलग साल के लिए जीएवी मेंशन है, 2,50,000, 280, 3 लाख। हाउस टैक्स लेविड है। अब लेविड के बारे में ये नहीं मालूम सर किसने लेवी किया है। देखिए, जब लेविड के बारे में नहीं मालूम तो लोकल अथॉरिटी ने किया है और सिर्फ लिखा है हाउस टैक्स पेड। क्वेश्चन में हाउस टैक्स पेड, मस्ट अज्यूम कि ये ओनर ने पे किया है। लेविड के बारे में कुछ नहीं पता तो लोकल अथॉरिटी ने किया है, पेड के बारे में कुछ नहीं लिखा तो ओनर ने पे किया है। अब अगर मान लीजिए सिर्फ लिखा है म्युनिसिपल टैक्स 3,000 क्वेश्चन में, तो आपको ये मानना है कि हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो रही है। इट इज लेविड बाय लोकल अथॉरिटी और पेड बाय ओनर, ऐसा मानना पड़ेगा। तो अजम्पशन आपको पॉजिटिव लेना है, अच्छे लेने हैं, जब तक कि उसके एडवर्स कुछ ना लिखा हो। ओके, तो चलिए, लेविड तो है 4,000, 5,000, 7,000। ओनर ने यहां पे नहीं किया, यहां पे नहीं किया, और ये सारा पैसा एक साथ इस साल पे कर दिया। तो देखिए, जिस साल आपका लेवी और पे दोनों हो जाए, समझ लीजिए लेवी पॉजिटिव है, करंट प्लग का पॉजिटिव चल रहा है, पेड निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो किस साल ये मिला? यहां पर लेवी है बट पेड नहीं है, यहां पर लेवी है और ये ऑलरेडी लेवी तो हो चुका है, पेड अब हो गया, तो दोनों का संगम हो गया, कंडीशन दोनों पूरे हो गए। तो किस साल पूरे हुए? 24-25 में। अलाउ कब होगा? 24-25 में। तो 22-23 के जीएवी एनएवी सेम और यहां ये 16,000 डिडक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड मैं इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दूंगा कि इसके बियॉन्ड क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है जी, कोशिश मैंने किया है म्युनिसिपल टैक्स से रिलेटेड जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब मैं आपको करवा के ही छोड़ूंगा। देखिए 24 नंबर में देखिए क्या है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 में क्या है। 24-25 में 3,60,000 का जीएवी है, म्युनिसिपल टैक्स 10,000 लेवी है, 80% पेड है, जिसमें से 60 और 40, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 80% पेड है और 20% ड्यू है। इसको तो भूल जाइए। 80% में 60% किराएदार ने और 40% ओनर ने पे किया है। तो पहले 80% पर आइए 8,000 रुपए, 8,000 के 40% पे आइए 3,200 रुपए। आपको 3,200 अलाउड होगा, ये आपका एनएवी हो जाएगा। मैंने यहां भी मेंशन कर दिया। लेकिन इसी तरह का एक बहरूपिया आता है एग्जाम में,
इसी तरह का, हालांकि अभी आया नहीं है अभी तक, लेकिन जी क्या भरोसा कब आ जाए। इसका बहरूपिया कैसा होता है दिखाता हूं, देखिए यह है बहरूपिया। पहले तो म्युनिसिपल टैक्स इन्होंने साफ लफ्जों में खुल के नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया कि म्युनिसिपल टैक्स 30,000 है, 30,000, ओके है। लेकिन लिखा है कि इसमें 80% पेड है, ये भी बढ़िया है, 80% पेड और 20% ड्यू, पे नहीं है, आउटस्टैंडिंग। तो 80% तो हो गया जी 24,000। अच्छा, अब लिखा है 60% ओनर ने और 20% किराएदार ने पे किया। देखिए यही तो गड़बड़ हो रहा है। वो कह रहा है 60% ओनर ने पे किया है, 20% टेनेंट ने पे किया है। तो भैया 20% किसने पे किया है? पे तो हुआ है पड़ोसी ने। अगर आप इस 20% को नहीं पकड़ोगे तो 100% कैसे होगा? पिछले एग्जाम्पल में देखो कितना क्लियर है, 80 पेड 20 अनपेड, 20 छोड़ दो, 80 का 60 टेनेंट 40 ओनर, यही था ना लास्ट क्वेश्चन। 60 टेनेंट और 40 ओनर। तो देखो ठीक से आप, यहां पर ये मिलाकर क्या 100 होते हैं? होते हैं, मिलाकर 100 हो रहे हैं ना, होने ही चाहिए। 80 में से ही 60 और 40 है ना, तो 100% का तो कॉम्बिनेशन बनाओगे आप। जैसे 10,000 का 80 और 20, ये 100% हो गया, तो 10,000 पूरा एलोकेटेड है, 8,000 2,000। लेकिन अगर मैं कहूं 80% का 60 और 40, तो वो 100 पूरा हो रहा है। यहां पर सोचकर देखिए, अगर मैं 24,000 का, चलिए 60% निकालते हैं, तो ये आ रहा है जी 14,400। ठीक है, 14,400 ओनर ने पे किया। ये आ रहा है जी 4,800, ये किराएदार ने पे किया। लेकिन अभी भी तो बताइए 19,200 हो रहा है, तो इसका मतलब कि 4,800 अभी भी तो बचे हुए हैं, ये किसने पे किया? बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 80 है ना, ये यही वाला 80 है, यानी ये इसका जो 80 निकाला है आपने, ये वही 80 है। इसी में वो कह रहे हैं कि 60 और 20 को अलग अलग कर लीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 का 60% नहीं, 24,000 का 20% नहीं, अदरवाइज 24,000 का बचा हुआ 20 कहां गया? 30,000 का 60% और 30,000 का 20%, जो मिलाकर होता है 80%। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? 60% ओनर ने पे किया है, वो कहां से कैलकुलेट करेंगे? 24 से नहीं करेंगे, कहां से करेंगे? 30 से करेंगे। तो ऐसा आया तो नहीं है अभी तक, लेकिन आने का कोई भरोसा नहीं है भाई, आ जाता है। तैयारी पूरी करनी है ना। जीए भी है 3 लाख। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स लोकल अथॉरिटी ने 6,000, वाटर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने, देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो लेवी किया वो बेकार है, तो ये और ये काम का है, ये दो काम के हो गए। काम की चीज कितनी है? 8,000। लोकल अथॉरिटी वाला पेमेंट वो काम का है। 80% ओनर ने पे किया है, तो इसका 80 कितना हुआ? 6,400। क्लियर है? कह रहे हैं वाटर टैक्स पिछले एग्जाम्पल में भी अगर लोकल अथॉरिटी ने किया होता तो फिर 6, 3, 9, 11,000 काम किया, उसका 80% अलाउ कर देते। यहां पर मैं लेना चाह रहा हूं एडवांस में, अगर किसी ने म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया तो वो
जिस साल पे किया उस साल घटेगा, या जिस साल लेवी हुआ उस साल घटेगा। देखिए, लेवी हो रहा है और पे हो रहा है तो घटा दीजिए, लेवी होता जा रहा है बाद में पे हो रहा है तो पे जब होगा तब घटेगा, क्योंकि लेवी हो चुका है और पे हो गया, तो जब दोनों कॉम्बिनेशन बन जाएगा उस साल घटेगा। जैसे कि मेरा कहना है कि यहां चेक कीजिए, ये जो हमने किया था यहां पर 4000 5000 लेवी हुआ है बट पे नहीं हुआ, तो जब पे होगा तब घटेगा। तो 24-25 में हमने पूरे 16,000 घटा दिए, क्योंकि लेवी हो रहा था, यानी लेवी का काम हो चुका था, पेड भी हो गया, दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए। लेकिन अगर मैं एडवांस में आने वाले साल का म्युनिसिपल टैक्स अभी पे कर दूं तो वो पे तो हो गया बट लेवी नहीं हुआ है, लेवी भी तो होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे केस में जब वो लेवी होगा, ऑलरेडी सिंस पे हो चुका है, तो लेवी होते ही दोनों कंडीशन पूरे हो जाएंगे, उस साल में अलाउड होगा। तो ये भी एक ट्रिकी और थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, ये भी एग्जाम में अभी तक नहीं आया कि अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स एडवांस पे कर दिया, जैसे देखिए 2000 लेवी हुआ पे नहीं हुआ, 2000 लेवी हुआ पे नहीं हुआ, 2400 लेवी हुआ पे नहीं हुआ, अब यहां 2400 लेवी हुआ, तो हुआ ये कि ये पूरा का पूरा चेक करिए, ये 1 2 3 4 8800, 8800 तो ये पे हो गया, साथ में अगले साल का 2500 भी पे हो गया, जोड़ के देखिए 11300। तो हमारा कहना है कि ये लेवी हो चुका है, यस, पे भी हो चुका है, यस। तो इस साल तो कुछ भी नहीं घटाएंगे, इस साल तो कुछ भी नहीं घटाएंगे, इस साल तो कुछ भी नहीं घटाएंगे, इस साल सिर्फ उतना घटाएंगे जो लेवी और पे दोनों हो चुका है। अब 2500 जो आपने यहां पे किया वो लेवी अगले साल होगा, तो अगले साल लेवी और पे दोनों हो गया, तो ये 2500 अगले साल घटेगा। 21-22 में क्या घटेगा? कुछ भी नहीं। 22-23, 23-24 कुछ भी नहीं। 24-25 में 8800 और 25-26 में 2500। ये था हमारा जीएसटी में म्युनिसिपल टैक्स का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे म्युनिसिपल टैक्स में। ओके, अब देखिए हालांकि कैटेगरी तो मैंने नोटिंग भी कराई है लोगों को। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या रहता है कि हर टीचर अपने हिसाब से जीएवी की कैलकुलेशन सिखाता है। जीएवी की कैलकुलेशन आपने जैसे भी सीखा है, अगर वो आपके स्टडी मैट इंस्टीट्यूट के आंसर से टैली हो रहा है तो वही मेथड आप रखिए। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो जीएवी खुद कर लीजिए, बाकी मेरे साथ आगे बढ़ के करिए। मेरे स्टूडेंट हैं तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो उन्होंने पढ़ाई है। अब प्रश्न है कि आपने नहीं पढ़ाई की है मुझसे, लेकिन सेल्फ स्टडी किया है आपने, या कहीं पढ़ाई की है, लेकिन जीएवी में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। अगर ऐसा है तो फिर मैं जीएवी आपको झटपट झटपट सिखा देता हूं, आप सीख लो। जीएवी के लिए मैंने क्या कर रखा है, मकान को कैटेगरी में बना रखा है। फर्स्ट कैटेगरी का मकान जो लेट आउट है पूरे प्रीवियस ईयर के लिए। सेकंड कैटेगरी का मकान जो पूरे प्रीवियस ईयर में लेट आउट और वेकेंट का कॉम्बो है। थर्ड कैटेगरी का मकान लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड का कॉम्बो है। ये पीरियड वाइज है, याद रखिएगा। मेरे कहने का मतलब हुआ कि 12 महीने का प्रीवियस ईयर है मान लीजिए, तो 8 महीने लेट आउट है, 4 महीने खाली है, 10 महीने खाली है, 2 महीने किराए पर है, 11 महीने लेट आउट है, 1 महीने खाली है, कुछ भी बना लीजिए। और यहां कॉम्बिनेशन क्या है, लेट आउट सेल्फ ऑक्यूपाइड का।
फिर हमारा फोर्थ कैटेगरी है सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंस के लिए, क्योंकि बिजनेस के लिए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो तो पीजीबीपी का आइटम हो जाता है। पांचवा हमारा कैटेगरी है मोर देन 2 हाउस, अगर आपने फोर्थ कैटेगरी में रखा तो वो डीएलओ बन जाता है, डीम टू बी लेट आउट। छठा हमारा एक और कैटेगरी है जो पूरे 12 महीने लेट आउट के लिए रखा गया है, हेल्ड फॉर लेट आउट। ट्राई आप कर रहे हो, लेट आउट के लिए रखा है बट खाली है, पूरे 12 महीने खाली, अब क्या कर ले। तो ये 6 कैटेगरी है। एक वैसे और कैटेगरी है अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड के लिए रखा है तो वो अलग से हम समझ लेंगे। अब जैसे पहली कैटेगरी है, सभी कैटेगरी में हमें एक तो एआरआर की जरूरत पड़ेगी और एएलवी या एक्सपेक्टेड रेंट की जरूरत पड़ेगी। एएलवी को हम कहते हैं एनुअल लेटिंग वैल्यू। आपने शायद उसे एक्सपेक्टेड रेंट पढ़ा हो तो एक ही बात है, जिसमें हमें फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल रेंट, इनका हायर लेना होता है और स्टैंडर्ड रेंट इनका लोअर लेना होता है। ये हमारा बन जाता है एक्सपेक्टेड रेंट या एनुअल लेटिंग वैल्यू। एक तो हमें ये चाहिए। एआरआर का मतलब होता है एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज रेंट बैड डेट्स, जो रूल नंबर 4 में सेटिस्फाइड हो। याद रखिएगा, एआरआर गलती नहीं कीजिएगा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं एआरआर में। आप जितने महीने किराए पर, जैसे 9 महीने किराए पर है तो 9 महीने का किराया माइनस बैड डेट्स। अगर 12 महीने किराए पर है, 12 महीने का किराया माइनस बैड डेट्स अनरियलाइज रेंट। 6 महीने किराए पर है, 6 महीने का किराया प्लस बैड डेट्स। जितने महीने किराए पर है उतने महीने का किराया माइनस अनरियलाइज रेंट। अब देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी है लेट आउट होल प्रीवियस ईयर, इसकी जीएवी है एआरआर और एएलवी विच एवर इज हायर। इसकी जीएवी है एआरआर और एएलवी यानी एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। इसकी जीएवी है एएलवी यानी एक्सपेक्टेड रेंट। इसकी जीएवी है निल। इसकी जीएवी निल है, ध्यान रखिएगा, बट इसकी जीएवी और एनएवी दोनों निल है। ये कैटेगरी आप मैक्सिमम 2 रख सकते हो। मैं जीएवी एनएवी की बात कर रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी की निकालने की बात नहीं कर रहा। देखो, सबसे दिक्कत आती है इस कैटेगरी में। मेरे हिसाब से जो मैं सिखाऊंगा वो आपके इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड कैलकुलेशन है, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड के यही आंसर है। लेकिन जो मैं ये सिखा रहा हूं ये प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा अलग है। तो प्रैक्टिकल लाइफ से तो कैटेगरी 1 भी अलग है। कैटेगरी 1 में भी जो अनरियलाइज रेंट हम एआरआर कैलकुलेशन में घटाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में वो जीएवी से माइनस होता है आईटीआर के फॉर्म में। जब आप आईटीआर के फॉर्म में पहला अगर करेंगे ना, मैं आपको समझा देता हूं। वैसे जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट कैटेगरी कर रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक मकान किराए पर है, 12 महीने किराया है, 12,000 रुपये पर मंथ,
और मान लीजिए कि अनरियलाइज रेंट जो डूब गया, पैसा भाग गया लेकर किराएदार, वो है 10,000। अच्छा, इसके बाद फेयर रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 150। म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 180 और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, मान लेते हैं 160। अब यहां पर देखिए, आपको फर्स्ट कैटेगरी में ARR निकालना है। मैंने कैसे कहा था, जितने महीने किराया पर उतने महीने का किराया 144 माइनस 10,000 134। ओके, अब ALV कितना है, विच एवर इज हायर एंड विच एवर इज लोअर 160। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूट 1,60,000 इज GAV। फिर म्युनिसिपल टैक्स आप लेस करो, फिर NAV आया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस करो, ब्याज लेस करो, आंसर आ गया। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ यानी इन रियल लाइफ, यानी इन ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो फॉर्मेट है, वहां तो फिक्स है फॉर्मेट, उसे आप छेड़ भी नहीं सकते। वहां पर ये लोग क्या करते हैं कि ARR में लेते हैं 12 महीने का किराया, नॉट नेसेसरी 12 महीना, जितने महीने किराया पर है उतने महीने का किराया। फिर वो ALV से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर 160, और फिर माइनस कर देते हैं 10,000 का अनरियलाइज रेंट और 150 इज GAV। जरा सोचिए, एक्चुअल लाइफ में 150 GAV है, उसके हिसाब से आंसर है। और आपका इंस्टीट्यूट, आपका सजेस्टेड, इवन लॉ में जो लिखा है और इवन मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से GAV 160 है। लॉजिकली 150 हो जाए बहुत अच्छी बात है, बैड डेट्स घट गया। यहां क्या हो रहा है, बैड डेट्स के इफेक्ट यहां आ रहे हैं, बट हायर लेने के चक्कर में बैड डेट्स का कबाड़ा हो गया। अनरियलाइज रेंट का, अनरियलाइज रेंट का बेनिफिट हम नहीं ले पाए, तो ITR ज्यादा एप्रोप्रिएट, ज्यादा लॉजिकल बन रहा है। लेकिन एग्जाम में तो आप वही करोगे जो लॉ में है, जो आपका इंस्टीट्यूट कहता है। ज्यादा से ज्यादा आप नीचे नोट में ये लिख देना, जब भी अनरियलाइज रेंट वाला क्वेश्चन आए तो नोट में लिख देना, इन ITR फाइलिंग फॉर्म इन रियल लाइफ, ITR जब आप फाइल करते हो तो वहां अनरियलाइज रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट GAV से माइनस होता है। आपको वो आंसर करके नहीं देना, जस्ट आपको एक रेफरेंस दे देना है कि आपको रियल लाइफ की भी नॉलेज है। और याद रखना, एग्जाम पास करने के बाद भी दुनिया है। एग्जाम पास करोगे, फिर फाइनल के लिए तैयारी करोगे, बीच में ट्रेनिंग आएगा, वहां भी ये सब पढ़ाई काम आता है। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन लॉ के हिसाब से हम चला रहे हैं, प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया, ठीक है। करना क्या है एग्जाम में, वो यही करना है जो मैं सिखा रहा हूं, 160, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। उसी तरह जब ये सेकंड कैटेगरी है, वहां पर मैं जो सिखाऊंगा वो एज पर इंस्टीट्यूट आपके सिखा दूंगा, लेकिन लॉजिकली क्या होना चाहिए, लॉ में क्या है वो मैं सिखा दूंगा, इंस्टीट्यूट भी वही फॉलो करना है। बट लॉजिकली क्या होना चाहिए, या कुछ टीचर्स क्या करा रहे हैं लॉजिकली, वो भी मैं दिखा दूंगा कि लॉजिकली ये हो रहा है, बट आपको ये नहीं करना। एग्जाम में पास करना है, जो बता रहा हूं सेकंड कैटेगरी वैसे ही सॉल्व कीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा प्लीज। सेकंड कैटेगरी, ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी जैसे ही आ जाए तो आप क्या कीजिए, आप 3 चीजें निकालिए। मेरी बात याद रखिएगा, ARR का फॉर्मूला अगर आपने ये नहीं लगाया तो भारी मुसीबत में पड़ेंगे। ARR का मतलब एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, लेकिन उसको निकालते कैसे हैं, मेरे साथ साथ बोलिए, एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड, बोलिए एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज रेंट।
अगर 10 महीने लेट आउट है तो 10 महीने का किराया माइनस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्वेश्चन में नहीं है तो जस्ट 10 महीने का किराया इज ARR। सेकंड कैटेगरी का मकान अगर दिखे यानी वेकेंट और लेट आउट का कॉम्बो है तो आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, ARR अच्छी तरह आप जानते हो। दूसरा, आपको चाहिए वेकेंट पीरियड रेंट। जैसे 4 महीने मकान खाली है और किराया 12,000 पर मंथ का है बाकी महीनों के लिए, तो 4 महीने का किराया जो खाली है, जो नुकसान हो गया वैकेंसी के वजह से, वो 4 महीने का कितना बनता है जी? 48,000। तो ये वेकेंट पीरियड रेंट इज कॉल्ड 48,000। वेकेंट पीरियड रेंट क्या बन जाता है? 48,000। अच्छा, तीसरी चीज आपको चाहिए ALV, एनुअल लेटिंग वैल्यू या एक्सपेक्टेड रेंट। याद रखना दोस्तों, एनुअल लेटिंग वैल्यू हमेशा ऑलवेज और होल प्रीवियस ईयर, हमेशा होल प्रीवियस ईयर के लिए निकलता है। जैसे थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि मान लीजिए कि 2 महीने किराए पर है, 10 महीने खाली है मकान, चाहे चाहे थर्ड कैटेगरी को लीजिए। थर्ड कैटेगरी मान लीजिए कि लेट आउट है 2 महीने, सेल्फ ऑक्यूपाइड है 10 महीने, तो ये है तो थर्ड कैटेगरी। चेक कीजिए, थर्ड कैटेगरी है। यहां पर ARR जब आप लेंगे तो 2 महीने का लेंगे, 2 महीने का किराया। ARR का क्या फॉर्मूला था? जितने महीने किराए पर है उतने महीने का किराया माइनस बैड डेट्स भी पॉसिबल है। लेकिन एनुअल लेटिंग वैल्यू होल प्रीवियस ईयर की लेंगे, पूरे 12 महीने की। अब इसका कंपेयर करके आप हायर उठा रहे हो, भैया हायर ऑलवेज आपका ALV आएगा, लेकिन ये कोई कंपैरिजन लॉजिकल तो नहीं बैठा। 2 महीने का किराया पूरे साल के किराए के साथ कंपेयर कर रहे हो, कहां से लॉजिकल है? लेकिन आपको करना यही है, लॉ में यही है, करना यही पड़ेगा। ठीक, ओके। तो ऑलवेज आपको ALV लेना है सालाना। चलिए, ये 3 आइटम आ गया। अब इस 3 आइटम के बाद आपको क्या करना है? केस बनाना है। अगर पहला केस फंस रहा है, पहला केस होता है जहां पर ARR प्लस वेकेंट पीरियड रेंट इज मोर देन और इक्वल टू एनुअल लेटिंग वैल्यू। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहां GAV है ARR। और केस 2, अदरवाइज, मतलब ARR और वेकेंट पीरियड रेंट इज लेस देन एनुअल लेटिंग वैल्यू, तो अदरवाइज आपका जो GAV है वो GAV आएगा एनुअल लेटिंग वैल्यू। कुछ लोग पहला केस तो ठीक से कर देते हैं एज इट इज, दूसरे केस में एनुअल लेटिंग वैल्यू तक तो आता है, लेकिन वो एनुअल लेटिंग वैल्यू में से वापस इसे माइनस कर देते हैं और ये GAV आ जाता है। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। लॉजिकल तो यही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप तो जानते ही हो आने वाले समय में न्यू टैक्स कोड लग गया है, आ गया है न्यू टैक्स कोड, इनकम टैक्स कोड, इनकम टैक्स एक्ट 2025। एक्ट की जगह कोड वर्ड यूज होगा। वहां पर उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन, GAV की कैलकुलेशन को क्वाइट इजी कर दिया है। उन्होंने हर कैटेगरी के लिए एक ही बात बता दी, ARR है, वेकेंट छोड़ के ARR है,
अगर मकान खाली है तो आप ARR को ही GAV ले लो। सेकंड कैटेगरी में वो कहते हैं कि अगर मकान खाली है तो जो ARR है वही GAV है। अगर 12 महीने किराए पर मकान है फिर ARR ALV whichever is हायर, और मकान अगर खाली है तो ARR ही GAV है। तो ये बेकार, मतलब इजी है हमारे लिए और टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एग्जाम में अभी नहीं करना है। वो तो 2027 में आएगा जब एग्जाम, तब की बात है। बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है वो। अभी तो यही जो मैंने सिखाया वो करिए। तो आप एक काम कीजिए, 2 मिनट लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अपने हिसाब से अपने हैंड राइटिंग में नोट कीजिए और नोट करके इसको याद कीजिए, क्योंकि आपका जितना कॉन्फिडेंस रहेगा, लर्न रहेगा आपको जितना, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो हूं यहीं पर, आपको कह रहा हूं 2 मिनट वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करके और उसको लर्न कीजिए। 6 कैटेगरी मैंने बता दी, 6 कैटेगरी बता दी। अब 6 के 6 कैटेगरी में आपको मैं GAV, सिर्फ GAV सिखाया है, GAV। अब GAV के बाद आपको मैं ये सिखाता हूं कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, ये एक बार कॉपी कर लीजिए। मैं बड़ा स्क्रीन कर देता हूं, इसको कॉपी कीजिए, पॉज कीजिए, ये देखिए यहां पर पॉज कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। तो मैंने सिखाया है ITR में क्या होता है, फिर इसको पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए और इसको ये नोट फॉर एग्जाम वाला भी कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं श्योर होना चाहूंगा कि क्या आपने ये अच्छे से लर्न कर लिया। एक और कैटेगरी मैं बना देता हूं, 7वीं कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी के सेक्शंस लर्न करने हैं क्या? यस, कैटेगरी के सेक्शंस लर्न करने हैं। देखिए, एक तो आपको लर्न करना है 23(2), 23(2). तो ये रेफरेंस में आएगा सेक्शन 23(2). एक लर्न करना है आपको 23(4), डीम टू बी लेट आउट। बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 23(2), 23(4) यूज करते हैं हम लोग। 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो डीम टू बी लेट आउट अंडर सेक्शन 23(2), 23(4). सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ले रहे हो क्या, 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाँ तो 23(2). ओके जी। एक 7वीं कैटेगरी अगर मैं जबरदस्ती बनाऊं तो लॉ मेकर कहते हैं कि अगर कोई मकान आपने रखा है स्टॉक की तरह बेचने के लिए, अगर आपके पास कोई मकान है, कोई फ्लैट है, कोई प्रॉपर्टी है और आप स्टॉक की तरह, यानी आप बिल्डर हो, आपके लिए वो स्टॉक है, तो 2 साल तक फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, 2 साल तक हम GAV 0 लेते हैं। लेकिन आफ्टर 2 ईयर अगर अभी भी आपने उसे खाली रखा है, किराए पर नहीं चढ़ाया है, अगर आपने उसे वेकेंट रखा है, वेकेंट, देखिए ऊपर जो छठा पॉइंट है वो वेकेंट क्यों है, लेट आउट के पर्पस। आपने लेट आउट का बोर्ड लगा रखा है, किराएदार ही नहीं मिल रहा है तो कहां से लगाएंगे। लेकिन ये वेकेंट है, आपसे पूछा क्यों खाली है भैया, आपने कहा स्टॉक बेचने के लिए, तो 2 साल तक सरकार कहती है कि आप इसे बेच डालो। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद हम क्या करेंगे, आपकी जो GAV है ना वो लेंगे एनुअल लेटिंग वैल्यू। तो 2 साल के बाद भी अगर आपने खाली रखा है तब की बात। अब 2 साल के बाद आप क्रैप चढ़ा दो तो फिर तो वो किसी न किसी कैटेगरी में फॉल कर ही जाएगा। होल टाइम होल ईयर क्रैप है तो 1, कुछ समय खाली क्रैप है तो 2, ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने वेकेंट रखा है, क्या रखा है कि जी स्टॉक की तरह वेकेंट है, तो हम 2 साल तक तो आपको GAV 0 करके बख्श देंगे, लेकिन आफ्टर 2 ईयर GAV एनुअल लेटिंग वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड रेंट लिया जाएगा। ओके, ये 2 साल कहां से देखते हैं,
from the end of the financial year in which the construction completion certificate is obtained. यानी जो म्युनिसिपैलिटी से आपने सर्टिफिकेट लिया है कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का, उसके ईयर एंड से 2 साल तक हम जीएवी को जीरो लेंगे. ओके, अच्छा. अब आपने रट लिया है बढ़िया से, तो देखिए इसको 7वां डाल देता हूं मैं, इसको ना 7वां कैटेगरी बना देता हूं ताकि मैं लिखते समय इसको यूज कर सकूं. देखिए 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7 इस कैटेगरी में जो भी आपका जीएवी आएगा इसमें आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, जो नियम मैंने सिखाया है. एनएवी आ जाएगा, फिर आप डिडक्शन देंगे 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, चौबीस बी इंटरेस्ट ऑन होम लोन हाउसिंग लोन. इंटरेस्ट ऑन होम लोन हाउसिंग लोन, ठीक है. अब ये आपका आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये आपका आंसर आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इसको निकालने में जो आपने ये ब्याज लेस किया हाउसिंग लोन का, नो लिमिट. याद रखिएगा, नो लिमिट का मतलब हुआ जितना भी ब्याज है वो पूरा का पूरा घटेगा. जितना भी ब्याज है वो पूरा माइनस करेंगे आप. चाहे, ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूं, चाहे वो 2 लाख के ऊपर चला जाए, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख चला जाए, चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने बताया, दोबारा सुन लीजिए. मैंने इंपॉर्टेंट ये बताया कि कैटेगरी नंबर 4 को छोड़कर, यानी सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 को छोड़कर, बाकी जितनी भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जो आप ब्याज है, ब्याज वो आप जो एक्चुअल में है वो घटाइए. इज देयर एनी लिमिट? जो हमने सुना है 2 लाख तक घट जाता है, उसके बियॉन्ड नहीं घटता है, तो ये जो आपने सुना है ये नहीं यहां अप्लाई करना है. देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट. करेक्ट है यहां तक? बोलिए यहां तक क्लियर है? एक और समस्या आएगा कि मान लीजिए कि हमारे पास लॉस आ गया, मान लीजिए कि हमारे पास लॉस आ गया. ये पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है कि यहां पर हमारे पास क्या आ जाए, लॉस आ जाए. लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया. तो सेट ऑफ चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ लिया है इसे. ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, यानी लॉस आ रहा है. तो आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि इस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा. ये अलग बात है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम. इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इंट्रा हेड
अलाउड करोगे, न्यू टैक्स में भी अलाउड करोगे। इंटरहेड अलाउड करोगे, नहीं अलाउड करोगे, और यहां भी जो अलाउड होगा ये मैक्सिमम 2 लाख होगा। असल में इतनी जगह 2 लाख लिखा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कई बार बच्चा यहाँ ब्याज 2 लाख से ज्यादा नहीं घटने देता, जबकि ऐसी बात नहीं है। कैटेगरी 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सब में जो एक्चुअल ब्याज है आप घटाओगे। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड की बात करें अगर, तो यहां पर कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, यहां पर नहीं अलाउड है। जो मैंने कहा था प्रैक्टिकली ये अलाउड होना चाहिए, लेकिन अब एग्जाम पास करना है तो नॉट अलाउड मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है। तो न्यू टैक्स रिजीम में ये कहानी है। ये कहानी इस कैटेगरी की नहीं है, 1 2 3 5 6 7 सबके लिए है। सबके लिए लॉस का ट्रीटमेंट यही है। ओल्ड टैक्स रिजीम में इंट्रा अलाउड है, जितनी मर्जी घटा लो। इंटर 2 लाख तक अलाउड है, उसके बियॉन्ड नहीं। कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। न्यू टैक्स रिजीम में इंट्रा जितनी मर्जी आपस में कर लो, एक मकान से दूसरे, दूसरे मकान का तीसरा, आपस में। इंटर हेड अलाउड नहीं है और कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। अब जरा समझिए, मान लीजिए आपकी कैटेगरी है मकान की, तो बताइए चैंपियंस बैच अलग फ्लो में चल रहा है कि नहीं? अगर यही रेगुलर बैच का स्टूडेंट्स कर रहा होता तो डायरेक्ट हम यहां थोड़ी आते, लेकिन अब डायरेक्ट आप आ सकते हो, आप चीजों को पकड़ना जानते हो। फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी मतलब 23(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंस के लिए मैक्सिमम 2। यहां पर क्या है कि आप जीएवी 0 0, न्यू और ओल्ड टैक्स दोनों एक साथ कर रहा हूं मैं। ये है ओल्ड टैक्स रिजीम, ये है न्यू टैक्स रिजीम। तो जीएवी 0, म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड। ये कट का मतलब क्या है? नॉट अलाउड। एनएवी 0, -24A नॉट अलाउड। अभी तक न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स सेम चल रहा है। -24B अलाउड नॉट अलाउड। तो न्यू टैक्स में इसका आंसर 0 आएगा, सीधी बात। फायदा यही कि 2 मकान का 0 हो रहा है। अगर 3 साल ऑक्यूपाइड है तो 2 का 0 ले लो, तीसरा डीम टू वेलेट आउट, उस पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और यहां पर जबकि ये अलाउड है तो ऑलवेज आंसर यहां पर या तो 0 आएगा, मान लीजिए हाउस टैक्स नहीं है तो 0 आंसर आएगा, या नेगेटिव आएगा। अब यहां पर आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो अलाउड है ये है मैक्सिमम 30,000, रिपेयर वगैरह के लिए लोन लिया है तो, कंस्ट्रक्शन परचेज के लिए लोन लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख। इसको अभी हम देखेंगे, लिखा हुआ पाएंगे। ठीक है। अब इसके आगे का कार्यक्रम देखिए, इसके आगे तो कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ क्योंकि 0 आंसर आ गया। लॉस है तो इसके आगे का कार्यक्रम क्या होगा वो आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में देख ही रखा है, ये वाला कॉलम यूज कीजिए। इसके आगे तो रास्ता ही बंद है क्योंकि 0 आ गया। सर तो ये बताइए, न्यू टैक्स रिजीम में तो आंसर 0 आ रहा है, फिर आपने यहां पर ये कैसे लिख दिया कि ये इंट्रा हेड आपको अलाउड हो रहा है सेट ऑफ? यही तो बात है बेटा, न्यू टैक्स रिजीम में 0 आंसर आ रहा है सिर्फ किसका? 23(2) कैटेगरी का। बाकी कैटेगरी में तो ब्याज घटेगा ना, न्यू टैक्स है तो भी ब्याज घटेगा। और ब्याज की कोई लिमिट नहीं है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी एक्चुअल ब्याज है घटाओगे आप तो लॉस तो आ सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट तो मुझे बताना पड़ेगा। सर बड़ा मजा आ रहा है ना? तो इसको कॉपी करो, कॉपी करो, इसे संभालो, इस धरोहर को संभालना है। पॉज करके कॉपी कर लेना अपने हिसाब से। अच्छा,
इसके बाद देखिए मैंने यहां पर आपको सिखा दिया कि जीएवी एनुअल लेटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये देखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक मकान है, लेट आउट है 10 महीने और वेकेंट है सेल्फ ऑक्यूपाइड है 2 महीने। अब आप समझ गए कि इसकी जीएवी क्या होगी, क्योंकि मैंने कहा था पॉज करके याद करो पहले फिर आगे बढ़ना। तो जीएवी इसकी क्या होगी, मैं तो अब फ्लो में चलूंगा। एआरआर एएलवी, एआरआर है, मान लेते हैं किराया है 12,000 रुपए पर मंथ, कोई बैड डेट्स नहीं है, 1/20। अब समस्या आ गई एएलवी की। एएलवी 3 चीजों को यूज करके आता है। पहले 2 का हायर लेते हैं और फिर इस दोनों का लोअर लेते हैं। देखिए जहां तक सवाल है म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट का, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप म्युनिसिपैलिटी जाके थोड़ी पता लगाएंगे। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं यूज करेंगे उसको, बिना उसके ही आंसर करेंगे। म्युनिसिपल नहीं दिया है तो फेयर और स्टैंडर्ड लोअर ले लो, स्टैंडर्ड नहीं दिया है तो म्युनिसिपल और फेयर हायर ले लो। आपको खुद से निकालना नहीं है, कहां से निकालोगे। लेकिन अगर फेयर रेंट ना दिया हो तो इसको फील कीजिए। फेयर मतलब आसपास क्या किराया चल रहा है पूरे साल का। चलिए आसपास की जानकारी नहीं है, लेकिन इसी मकान की तो है। कम से कम अगर ना दिया हो तो मैं 1,44,000 फेयर रेंट तो ले ही सकता हूं। ये तब की बात है जब फेयर रेंट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर फेयर रेंट गिवन है तब तो वही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप कहिए कि ठीक है, अगर एक्चुअल 12,000 का किराया है पर मंथ तो आसपास मोहल्ले में क्या किराया नहीं मालूम। इस मकान का तो 1,44 है, वो तो मानते हो, तो एटलीस्ट उसे तो 1,44 को तो फेयर ले सकते हो। तो ये लाइन इस तरीके से दर्शाता है कि क्वेश्चन इसको सॉल्व करते समय आप फेयर रेंट खुद से निकाल लीजिए। लेकिन ये खुद से तभी निकलेगा जब फेयर रेंट ना दिया हो और एक्चुअल रेंट की जानकारी हो। आपको 12 से गुना कर देना है तो फेयर आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स दिया हो, कभी कभी ऐसे उल्टा पुल्टा काम करते हैं, वो कहते हैं म्युनिसिपल टैक्स 30,000 है जो कि 10% के रेट से निकाला गया है, म्युनिसिपल वैल्यू हमको नहीं मालूम। तो ठीक है, समझ गए, नहीं मालूम तो 30,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स है, 10% के रेट से म्युनिसिपल वैल्यू का नहीं पता, 3 लाख रुपए। तो ऐसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तो दिया होगा। इस लाइन को अच्छे से समझ गए हो आप। चलिए यहां पर लिखा हुआ है म्युनिसिपल फेयर हायर, हायर स्टैंडर्ड लोअर, एएलवी कैसे निकालते हैं। इसके ये एग्जाम्पल भी है, एएलवी का लिखा हुआ है। जीएवी की कैटेगरीज मैं आपको करा चुका, आप यहां से अब मत नहीं भी करोगे तो चलेगा। जीएवी की कैटेगरीज में करा चुका, तो यहां से नहीं करेंगे आप तो भी चलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउसिंग लोन, ये अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा कि हाउसिंग लोन हम किसे कहते हैं। हाउसिंग लोन हम कहते हैं जो लोन परचेज के लिए लिया गया हो, मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया हो, मकान के रिपेयर के लिए लिया गया हो, मकान के रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया हो, या आपने हाउसिंग लोन ले रखा है उसको रीपे करने के लिए एक फ्रेश लोन ले लिया, दैट फ्रेश लोन इज ऑल्सो कॉल्ड हाउसिंग लोन। तो पहले तो जानना पड़ेगा हाउसिंग लोन किसे कहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो कहेगा कि मकान को हमने गिरवी रख के 10 लाख का लोन लिया जिसको बिजनेस में लगाया और उसका ये ब्याज है। भाई साहब, मकान गिरवी रख के आपने लोन लिया, उससे हमें मतलब नहीं आपने क्या गिरवी रखा, आपने लोन को यूज कहां किया, बिजनेस में, तो बिजनेस के खर्चे में जाएगा ब्याज। हाउस प्रॉपर्टी में क्या करेगा, वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है।
ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद एक चीज और समझ लेना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी की जब हम इनकम निकालते हैं तो घटाते हम 3 खर्चे घटाते हैं। एक म्युनिसिपल टैक्स घटाते हैं, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं और तीसरा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन घटाते हैं। देखिए ये तो फिक्स है। ये पेड पे ही घटेगा। अगर आउटस्टैंडिंग है तो नहीं घटाइएगा। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप एक्रूअल बेसिस पर, यानी पूरे साल का जितना ब्याज है वो आप घटा दो, चाहे वो ब्याज पे हो ना हो, से फर्क नहीं पड़ता, अक्रूअल बेसिस पे घट जाता है। तो ये भी आपकी क्लैरिटी में आना चाहिए कि 3 खर्चे होते हैं, इसका ये पर्पस है, ये तरीका है। अब पीसीवाई रह गया है। पीसीवाई जो है थोड़ा सा अच्छा हिस्सा है, तो उसको मैं अगले क्लास के लिए रोक लूं तो ज्यादा सही रहेगा। और आपको कहा है मैंने कि घबराना नहीं है, आप अपनी पढ़ाई दूसरे सब्जेक्ट की ओर लगाइए, मेरे सब्जेक्ट को मेरे लिए छोड़ दीजिए। डायरेक्ट टैक्स आपका बेहतरीन बना दूंगा और व्यूज आपने इसी तरह से बढ़ाए बढ़वाए तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी बेहतरीन हो जाएगा, होगा। लेकिन पहले तो डीटीएम कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट क्लास में देखिए डेली तो मैं कर ही रहा हूं अपलोड, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ही होगा। जब थोड़ा सा समय मेरे पास, अभी तो रेगुलर बैच भी चल रहा है, तो रेगुलर बैच से टाइम निकाल कर आपके लिए ये टाइम दे रहा हूं। आप ये तो देखो कि रेगुलर बैच भी चल रहा है, तो उसके लिए, और वो भी 2 अलग अलग बैच, उसके बाद ये टाइम निकालना। फिर नया जो लॉ आ गया है उसकी तैयारी भी चल रही है। नया जो न्यू टैक्स कोड आया है उसके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो जब एप्लीकेबल होगा तो उसके बुक पूरे बदलेंगे, पूरा बुक बदलना पड़ेगा मुझे। उन सब के बीच आपके लिए सिर्फ ये समय निकालकर मैं ला रहा हूं डेली। आपको भी इसकी वैल्यू है ना, होनी चाहिए कि ये बहुत कीमती समय मैं अपने जीवन का यहां से निकाल के आपके लिए लाया हूं। आप एक बार सोच कर देखना मेरी जगह कि 2 बैचेस मेरे अलग से चल रहे हैं, उसके अलावा मुझे क्लाइंट्स डील करना और जो नया टैक्स लॉ है उसके बुक्स तैयार करने, उसके बीच ये समय निकाल के ला रहा हूं। तो एक बारी जब ये मार्च का महीना खत्म हो जाएगा तो अप्रैल में थोड़ा सा मैं आवर्स बढ़ाकर जल्दी जल्दी आपकी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि 15-20 अप्रैल तक हम उसको निपटा दें, ताकि आपके 10 दिन और बचे। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो रिवीजन है जो मैं कराता जा रहा हूं, जो मैं बैच में चीजें बताता जा रहा हूं, जो क्वेश्चन करवाता जा रहा हूं। हैंड टू हैंड रिवीजन आपको करना है। आज का आज रिवीजन खत्म करना है। सैलरी पक्का हो जाना चाहिए, सैलरी तक सब कुछ पक्का हो जाना चाहिए। सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन, टैक्स रेट, रेजिडेंशियल, सैलरी एकदम पक्का है, कहीं से कुछ भी पूछ लो। तो जब आप चीजें पक्का करते जा रहे हो तो फिर आपको लास्ट में दोबारा से समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।